हेलो गाइज, वेलकम यू ऑल ऑन नॉलेज स्काई और मैं हूं अमित तिवारी। और गाइज ये हमारी रात 8:30 बजे की क्लास है जो कि आपको मिल रही है। और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू टू यू ऑल कि आप सभी का बहुत सारा प्यार जो है हमारी इस सीरीज़ को मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं। आप सभी के बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते रहते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, काफ़ी सिंपल लैंग्वेजेस में हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको जो चीज़ें हैं वो समझ आ रही हैं। स्पेशली जो हमारे अकाउंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन के लेक्चर्स हैं उस पर आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जो कई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारी जो पढ़ाने की मेथड है जिसको हम बहुत सिंपल वे में आप सभी तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आप सभी को बहुत ज़्यादा जो है पसंद आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी वो हम काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहना चाहिए कि मोटिवेट करें कि हम आपके लिए और अच्छे तरीके से काम करें। तो प्लीज़ दोस्तों अपना प्यार इसी तरह आप बनाते रहें, ठीक है। और कोई भी डाउट यदि आपको है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में आप चैट के थ्रू इस क्लास ऑनगोइंग क्लास में आप चैट के थ्रू मुझसे अपने सारे डाउट्स जो है वो क्लियर भी कर सकते हैं गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट है कि हमारी जो इंग्लिश मीडियम की क्लासेस हैं वो भी अब डेली सुबह 1 बजे चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, सुबह नहीं, दोपहर 1 बजे जो है वो हमारी डेली क्लासेस इंग्लिश मीडियम की चल रही हैं। आज क्लास थी आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन की, जिसमें हमने फैक्ट्रीज एक्ट को कंप्लीट किया हुआ है। कल की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं जो पॉलिटी है 30 आवर्स इन इंग्लिश, है ना। तो वो कल आपको 1 बजे जो है ये क्लास मिल जाएगी। तो सभी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो हैं वो वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो ये जो पॉलिटी की क्लास जो अभी रात में मिल रही हिंदी मीडियम वालों के लिए, यही क्लास आपको सुबह 1 बजे से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मिलेगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सारा का सारा कंटेंट है बहुत सिंपल वे में आप सभी तक पहुंचाया जाए, ठीक है, ताकि आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जो ईपीएफओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ईजिली ईपीएफओ को क्रैक कर पाएँ, बहुत आसानी से वो ईपीएफओ को क्रैक कर पाएँ। यही हमारा एक जो एम है, टारगेट है, जिसको लेकर के हम काम कर रहे हैं गाइज, ठीक है। तो आप सभी की हेल्प मिलती रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि सर पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड करें। तो ये हमारा नॉलेज स्काई का चैनल है गाइज, यूट्यूब चैनल है, सॉरी टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे नॉलेज का, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड हो गई है, द राइट टू फ्री एजुकेशन, ठीक है गाइज। हमारे चैनल पर कम्प्लीटली फ्री कोर्सेज हैं। और चैनल जैसा नहीं है कि आपको कंटेंट थोड़ा बहुत फ्री में दे रहे, उसके बाद आपसे टेस्ट सीरीज या किसी और तरह की चीज़ें पेड बोली जा रही। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली हम फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज़, ठीक है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सारी पीडीएफ्स यहाँ पर डली हुई हैं, आप यहाँ पर जाकर जो है सारी पीडीएफ्स को फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करें पॉलिटी की। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में कुछ करेक्शन थे। लेक्चर में तो सब कुछ सही था दोस्तों, बस जो पीडीएफ प्रोवाइड हुई उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो उसका कोई इशू होने की ज़रूरत नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1774 को हुई थी, जो कि 1974 हो गया था, तो ये 79 बन गया था। एक टाइपिंग मिस्टेक है, टाइप राइटर से हो जाती है, बहुत सारा कंटेंट उसको टाइप करना पड़ता है। सिमिलरली पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो थोड़ा सा करेक्शन है, आप सभी लोग कर लें। तो दोस्तों ये हमारी क्लास चल रही है पॉलिटी की 30 आवर्स में, जिसमें हम 30 घंटे में पॉलिटी को खत्म करने वाले प्यारे बच्चों। 30 टॉपिक मैं आप सभी को बता चुका था, जिसमें से हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को और उद्देशिका को कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले संविधान सभा। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, क्योंकि संविधान सभा की कुछ बेसिक चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी हम करेंगे लक्ष्मीकांत का निचोड़ है दोस्तों। देखिए लक्ष्मीकांत को पॉलिटी की बाइबल बोला जाता है, और यदि आप किसी भी यूपीएससी या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत को पढ़ना एक मस्ट है। लेकिन इतनी मोटी बुक है, उसे हम कैसे पढ़ें, तो उसके लिए मैंने सॉल्यूशन निकाला हुआ है कि लक्ष्मीकांत को मैंने 30 मॉड्यूल में बांटा हुआ है, छोटे छोटे, और उन मॉड्यूल्स को मैं एक एक घंटे की क्लास में आपको कवर कराता चलूँगा प्यारे बच्चों। तो ये हमारी आज की क्लास रही, क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं संविधान सभा को, ठीक है। तो संविधान सभा है क्या, बेसिकली ये समझिए, जब भारत में ये लगभग तय हो गया कि भारत को आज़ादी मिलने वाली है, तो अब भारत में संविधान की ज़रूरत पड़ी। भारत में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी दोस्तों, भारत में संविधान की ज़रूरत पड़ी। संविधान की क्यों, क्योंकि एक देश को चलाने के लिए एक नियमावली की आवश्यकता होती है, और इस नियमावली को क्या बोलते हैं, हम संविधान बोलते हैं। तो अब उस संविधान को जब बनाने की बात चली, तो संविधान को कैसे बनाया जाए, संविधान में क्या क्या चीज़ें ली जाएं, ठीक है, कहाँ कहाँ से ली जाए, संविधान को कैसे रखा जाए कि वो अब तक जो भारतवासियों ने चीज़ों को देखा था, जिससे वो परेशान रहे थे, गुलाम रहे थे, और जो जो मुश्किलें उनने फेस की थी, उन सभी से कैसे एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो उनके लिए काम करे और उनके द्वारा काम करे, ठीक है। तो इस चीज़ को देखने के लिए कि संविधान को बहुत अच्छे प्रारूप में बनाया जाए, संविधान सभा का गठन जो है वो किया जाने लगा। तो देखिए इस चीज़ में कॉन्ट्रडिक्टरी है कि संविधान सभा की जो पहली बार बात है वो कब हुई थी। तो देखिए यदि हम बात करें लिखित
बात करें तो लिखित बात जो हुई थी वो 1934 में हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि 1924 में, इस डेट को भी याद रखें, 1924 में ठीक 10 साल पहले 1924 में जो संविधान की बात रखी गई थी वो स्वराज्य पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम रखी गई थी। ठीक है, लेकिन उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो इस चीज़ की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, उस चीज़ को उतनी ज़्यादा क्या बोलते फोकस में नहीं लिया था। तो आपको याद रखने के लिए मतलब याद नहीं रखना, सिर्फ आप अपने माइंड में इस चीज़ को रख लेंगे कि जो सबसे पहले संविधान की बात की थी वो 1924 में किसके द्वारा की गई थी, स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। इसके बाद यदि हम ऑफिशियली बात करें जो कि रिकॉर्ड्स में हमें मिलती है, तो वो ये है कि भारत में संविधान सभा का जो प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा गया था वो एम एन राय के द्वारा रखा गया था। यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिए सारे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं सारे पीडीएफ में करता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर इस पैराग्राफ से आपको पढ़ना है। तो जो 1934 में सर्वप्रथम एम एन राय के द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया था, और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो जब 34 में एम एन राय ने यह बात की तो इस बात से इन्फ्लुएंस्ड होकर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था, आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी, संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अब देखिए दोस्तों, संविधान के गठन की जरूरत भी क्यों थी? एक चीज़ समझिए, जब हम गुलाम बने थे तो हमें गुलाम मिलिट्री एक्शन से नहीं बनाया था, हमें गुलाम बनाया गया था बाकायदा नियमों से, संविधान से बांधकर लीगली हमें जो है वो गुलाम बनाया गया था विधिक रूप से। तो यदि हमें उस बंधन से बाहर निकलना था तो हमें लीगली रूप से ही निकलना होगा, और उसी प्रोसेस को बनाने के लिए मतलब पहले हम कॉलोनी थे, उपनिवेश थे, और उपनिवेश से हमें कहाँ पहुँचना था दोस्तों, आज़ादी की तरफ पहुँचना था। ठीक है, आज़ादी की तरफ पहुंचना था। लेकिन हम जो उपनिवेश बनाए गए थे, जो गुलाम बनाए गए थे, उनको ऐसा नहीं था कि उन्होंने हमें अपनी मिलिट्री भेजकर गुलाम बना लिया और डिक्टेटरशिप से, ऐसा नहीं था। उन्होंने बाकायदा हमें विधिक रूप से नियमों के द्वारा बांध कर गुलाम बनाया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़े टेक्निकल जो एरर थे, बैरियर थे हमारी आज़ादी में, उनको हमें टेक्निकल तरह से ही सुलझाना ज़रूरी था, और इसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, और इसी को देखते हुए भारतीय संविधान की भी जो थी आवश्यकता बनी। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं मिल गया था दोस्तों। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम। तो हमने देखा कि हम उपनिवेश थे और फिर हमें आज़ादी मिली। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1935 में जो है वो संविधान की आधिकारिक रूप से गठन की मांग की, और 1938 में, कब 1938 में, 34 में जब ये मांग की गई तो उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्कों द्वारा चुने हुए सभा द्वारा होगा, और इसी सभा को क्या बोला गया है, संविधान सभा बोला गया था। मतलब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि जो भारत, स्वतंत्र भारत का संविधान बनेगा वो भारत के वयस्कों द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, मतलब भारत के वयस्क एक सभा को चुनेंगे, और वह सभा जो होगी वो संविधान को बनाएगी, उस संविधान पर काम करेगी। तो ऐसा इसलिए करा गया था, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? इसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो संविधान है, संविधान ऐसा बनाया गया कि जिसमें भारत के लोगों को प्राथमिकता देगी, जिसमें भारत के लोगों को सर्वोच्च शक्ति माना गया, और भारत के लोगों के लिए ही वो बनाया गया। क्योंकि भारत के लोग 200 साल से गुलामी को झेलते आ रहे थे, गुलामी के बोझ को, तो उनके अच्छे जीवन के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनके सौहार्द के लिए, उनके वेलफेयर, कल्याण के लिए ज़रूरी था कि एक ऐसा संविधान बने जो उनके लिए पूरी तरह से काम कर पाए। उसी को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ये जो है बात कही गई थी, और उसमें उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि इसमें कोई भी बाहरी शक्ति जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि इस भारत के संविधान में कोई भी बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। देखिए, आप सभी लोग के जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाइव चैट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके आंसर्स करूंगा ड्यूरिंग द क्लास एज वेल, है ना। और बहुत प्यार से समझते चलें, क्योंकि हम आराम से चीज़ों को कर रहे हैं, कहीं भी दिक्कत होती है वहाँ रुक कर आप सभी लोग मुझे पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हुआ क्या। 1938 तक तो हम पहुंच गए कि 1938 में पंडित जी ने जो है वो घोषणा कर दी कि भाई हम जो संविधान सभा बनाएंगे उसका चुनाव वयस्कों द्वारा किया जाएगा, ताकि भारत के जो वयस्क लोग हैं वो अपने लिए एक अच्छा संविधान जो है बना सकें, अपने प्रतिनिधियों को भेजकर, जैसा संविधान वो चाहते हैं जो उनके लिए बेनिफिट करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जब हम आगे बढ़ेंगे तो नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को अंग्रेजों द्वारा 1940 में सैद्धांतिक रूप से दिया, और इसे अगस्ता प्रस्ताव कहते थे। तो अंग्रेजों द्वारा इसे मान्यता 1940 में दी गई थी, और जिसे अगस्ता प्रस्ताव भी जिसे बोला जाता है।
ठीक है। और फिर 1946 में फाइनली कैबिनेट कमीशन जो है वो भारत आया। तो जब कैबिनेट कमीशन जुलाई 1946 में भारत आया तो इसके अनुसार क्या हुआ कि भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ। क्या हुआ भारत में 1940 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसकी कैबिनेट मिशन की योजना के तहत क्या हुआ, भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ और कुल संविधान सभा का चुनाव हुआ और कुल 389 कुल 389 सदस्यों में से प्रांत के लिए निर्धारित, ठीक है, यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि कुल 389 सदस्यों के लिए जो है वो चुनाव हुआ था, ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं में चुनाव हुआ। चुनाव क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो गांधी जी यहाँ पर जो नेहरू जी ने बोला था कि जो भारत की संविधान सभा बनेगी वो वयस्कों द्वारा चुनी जाएगी, मतलब भारत का जो संविधान बनेगा वो वयस्कों द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा बनेगा। तो इसी चीज़ को कैबिनेट मिशन को मानना पड़ा और कैबिनेट मिशन ने इस चीज़ को मानते हुए चुनाव कराया और इसमें 389 सदस्यों का जो है एक सभा बनी जिसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, 389 थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 जो थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो इस तरह से टोटल 389 जो थे वो सदस्य थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइज, ओके। और इन जो 93 की हम बात करें, 93 में से भी आपको एक चीज़ याद रखना है, कुछ बाइफरकेशन यहाँ बंटवारा भी हुआ था कि 73 जो थे वो कुछ मुस्लिम लीग के 73 थे, ठीक है, 15 उम्मीदवार अन्य थे, 208 मुस्लिम थे। तो इस तरह से इस चीज़ का काफ़ी जो है वो बंटवारा किया गया था ताकि हर तरह के लोग, हर वर्ग से लोग जो है वो वहाँ तक पहुँच सकें, ताकि किसी भी वर्ग को ये ना रहे कि हमारे लिए संविधान में कुछ नहीं है या हमारा कोई प्रतिनिधि संविधान में नहीं है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं कि संविधान सभा का गठन पे हम पहुंचते हैं। तो अब देखिए चुनाव हो गया दोस्तों, नेहरू जी ने क्या बोला, नेहरू जी ने बोला कि भाई जो संविधान सभा बनेगी उसका चुनाव कौन करेगा, भारत के वयस्क मतदाता करेंगे। तो कैबिनेट मिशन भारत आया 1940 में, चुनाव हुआ, 389 सदस्यों की एक सभा बनी जिसे हमने क्या बोला, संविधान सभा बोला। तो अब संविधान सभा का गठन हो चुका है, संविधान सभा का गठन हो चुका है। अब देखिए जो संविधान सभा थी वह आंशिक रूप से चुना गया एक निकाय था। आंशिक रूप से चुना गया निकाय का मतलब ये था कि इसका काम संविधान को बनाना था और उसके बाद इसका जो रोल था वो खत्म होने वाला था, इसीलिए इसको आंशिक रूप से बोला गया। दूसरा, इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा होना था, ठीक है। अब मैंने आप सभी को बताया था कि भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये कि हम सीधे तौर पर अपने प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ठीक है। फिर वो प्रतिनिधि क्या करते हैं, अपने विधायक दल का नेता चुनते हैं और वो हमारा क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो हम एक तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ना कि प्रत्यक्ष तौर पर। तो ऐसा ही यहाँ पर होने वाला था कि जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। अच्छा, अब यहाँ पर ये प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि जो भी इवेंट पहली बार हुआ होता है उसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही होती है। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक थी, मतलब जब ये लोग सिलेक्ट होकर पहुंच गए, चुनाव जीत कर पहुंचे, तो जो ऑफिशियल पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक चुने हुए सदस्यों द्वारा पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कई बार प्रीलिम्स में। तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया था। अब उद्देश्य प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को भी जो था दोस्तों वो पारित कर दिया गया था और इस तरह से फिर हमारा जो आगे संविधान बनेगा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि 13 दिसंबर 1946 को जो था वो नेहरू जी द्वारा एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आप सभी से बोलने वाला हूँ कि जो बच्चे ये कई बार कमेंट करते हैं कि सर कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, तो देखिए दोस्तों हम आपको यूपीएससी लेवल तक का मटेरियल जो वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही आएंगे लेकिन हम आपको हर तरह से जो है प्रिपेयर करा देंगे। तो जो भी बच्चे यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। यहाँ पर जो मटेरियल आपको मिलने वाले हैं, जो हैंडआउट्स आपको हम देने वाले हैं, उनको आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पढ़ें। उसके अलावा आपको किसी भी तरह के और मटेरियल को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी
नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि जब संविधान सभा बन गई और उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया तो कुछ समितियां बनी थी। तो संविधान सभा में 8 समितियां बनाई गई थी। संविधान सभा में 8 समितियां जो है वो बनाई गई थी। समितियों पर क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये चारों समितियां दे दें, 8 समितियां हैं उनमें से कोई भी 4 समितियां दे दें और उनके सामने 4 उनके अध्यक्ष दे दें और आपसे पूछा जाए कि कौन से सही हैं या कौन से गलत हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो यूपीएससी के काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन में भी आते हैं। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी जनरली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ना पूछकर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आपकी जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल लेवल को वो चेक कर पाए। तो हम बात कर लेते हैं 8 समितियों की। तो सबसे पहले 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट समितियां थी और इन्हें बड़ी समितियां भी बोला गया था वो ये रही। पहली थी संघ शक्ति समिति, जिसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्ष किया गया था। उसके अलावा संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये तो सभी को याद रहता है, प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थी? भीमराव अम्बेडकर जी थे। उसके बाद हम बात करते हैं संचालन समिति। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी वो जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और प्रक्रिया नियम समिति, जिसे राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति भी बोला जाता है, याद रखेंगे, प्रक्रिया नियम समिति को राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति भी बोला जाता है और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। तो यहाँ तक 3 ये दोस्तों और 4 ये, तो कितने हो गए टोटल? 7। लेकिन मैंने क्या बोला है कि समितियाँ तो कितनी? 8। तो जो 8वीं समिति थी वो आपकी ये रही। जो 8वीं समिति थी वो आपकी ये रही, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। मौलिक अधिकारों के लिए एक अलग से जो है वो समिति गठन की गई थी, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि इससे पहले भारतवासी गुलाम थे और उनके अधिकारों का हनन चरम पर रहा। तो उनको अधिकार मिलना, जो उनके मौलिक अधिकार हैं वो मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उसको ध्यान में रखा गया था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अब देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं या अल्पसंख्यक संबंधी जो मुद्दे हैं ये अपने आप में छोटे मुद्दे नहीं हैं, ये काफ़ी बड़े मुद्दे हैं। तो ये इकलौती ऐसी समिति है जिसके अंदर कई उप समितियाँ भी बनाई गई थी। इसके अंदर कई उप समितियाँ भी बनाई गई थी, करीब 4 से 5 उप समितियाँ थी, लेकिन इनमें से 2 उप समिति ज़रूरी है और ये 2 उप समितियाँ पूछी जाती। तो याद रखना है आपको, ये जो 8वीं समिति है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति यदि बोला जाए तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन यदि आपसे बोला जाए कि मौलिक अधिकार उप समिति, तो उप समिति इस समिति के अंतर्गत आने वाली उप समिति है और उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेपी कृपलानी थे। और वैसे ही अल्पसंख्यक समिति है, इसके अध्यक्ष एससी मुखर्जी थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मौलिक अधिकार की उप समिति याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसा ना हो कि तुरंत मौलिक अधिकार देखो नाक बंद करके सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर लगा के समझना है। यदि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति पूरा लिखा हुआ है ये लाइन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, लेकिन यदि मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति लिखा हुआ है तो जेपी कृपलानी है, अल्पसंख्यक समिति लिखा हुआ है तो एससी मुखर्जी हैं। याद रखना, और दोनों एक साथ लिखे हुए हैं ये दोनों शब्द, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका आंसर होगा। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे जनरली गलतियाँ कर देते हैं और वहीं पर चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब चलिए जरा सा कुछ चीज़ें हम बात कर लेते हैं प्रारूप समिति को समझने से पहले, कि हमने देखा कि भाई 1946 तक तो हम पहुंच चुके थे। ठीक है, 1946 में चुनाव हो गया, समितियां भी बन गई। ठीक है, उसके बाद जो है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आपको पता होनी चाहिए कि जो संविधान सभा बनी थी, इस चीज़ को प्लीज़ आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे, आई होप, तो उन्हें नोट करें कि जो संविधान सभा बनी थी उसमें अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। मतलब संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे? 33 थे और महिला सदस्य 15 थी। अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य थे, अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे और महिला सदस्यों की यदि बात की जाए तो महिला सदस्य कितने थे? महिला सदस्य यहाँ पर 15 थे दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा 11 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य जो हैं वो नियुक्त किए गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
और संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। इसकी जो है मैंने पहले ही बात कर ली थी आपसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके द्वारा जो कार्यवाही है संविधान सभा की यहाँ से चालू हो गई थी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया था, ये संविधान सभा जो है आपकी चालू हो गई थी और संविधान सभा के द्वारा जैसे उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था तो उद्देश्य प्रस्ताव से तुरंत आपका क्या चलने लगा था, कार्यवाही जो चलने लगी थी। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा में संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां जो है वो नियुक्त कर ली गई थी, जिन्हें फिर हमने बाद में पढ़ा दोस्तों, जिन्हें फिर हमने क्या पढ़ लिया बाद में किया। ये जो समितियां थी वो यहाँ पर रही आपकी। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रारूप समिति के। हम सभी समितियों को डिस्कस नहीं करेंगे। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी को हम इसलिए डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसके कुछ दिन पहले ही 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो स्वतंत्र हो चुका था और भारत को अपनी सरकार जो है वो मिल चुकी थी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। मैंने यहाँ पर 7 सदस्य को लिखा हुआ है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अंगयार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और TT कृष्णामाचारी। ये जो 7 सदस्य थे ये किस में थे, प्रारूप समिति में थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, गठान बांध के रखेंगे सातों के नाम और कब इसकी स्थापना हुई थी प्रारूप समिति की गठन, 29 अगस्त 1947 को जो है वो प्रारूप समिति का गठन हो गया था। आगे बढ़ते हैं। वहीं पर अब संविधान जब प्रभाव में आया तो संविधान को प्रभाव में लाने के लिए क्या किया गया था, जो BR अम्बेडकर जी उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था और उस स्टेटमेंट के साथ ही संविधान जो है वो प्रभाव में आया था। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये लाइन किसने बोली थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोली थी। कब बोली थी, 26 नवंबर 1949 को बोली थी। और 26 नवंबर 1949 को जो है वो भारत ने अब संविधान को अपना लिया था। कंफ्यूज नहीं होना है, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे भारत में लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन अपना कब लिया गया था, 26 जनवरी 1949 को हमने जो है वो संविधान को अपना लिया था। 26 जनवरी 1949 को हमने संविधान को अपना लिया था दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग विशेष तौर पर याद रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। ठीक है, तो 26 जनवरी 1949 को भारतवासियों ने संविधान को अपनाया और यह उनके द्वारा आत्मसात किया गया था। ठीक है, तो और ये जो लाइन थी वो किसने पढ़ी हुई थी, बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने पढ़ी हुई थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। जो लाइन थी, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड। ठीक है, और ये 26 नवंबर 1949 को जो है वो अपना लिया गया था भारतवासियों द्वारा। ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके आगे हम बात करते हैं जो मूल रूप था, मतलब जो मूल रूप बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को जिसे अपनाया गया था, तो इसमें अनुच्छेद 395 और अनुसूचियाँ कितनी थी, 8। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, नोट करके से रखेंगे कि जो मूल रूप था आपके संविधान का, उस संविधान के मूल रूप में अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियाँ 8 थी। अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियाँ थी वो 8 अनुसूचियाँ थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो संविधान का मूल रूप था, इसमें एक प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो वर्तमान जो हमारा संविधान था, इसमें 465 अनुच्छेद थे, 25 भाग थे और 12 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में जो संविधान है हमारे पास, उसमें 465 अनुच्छेद थे, 25 भाग थे और 12 अनुसूचियाँ थी। इसके अलावा संविधान में अब तक की बात करें तो 2019 तक की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 तक
103 बार संशोधन हो चुका है ना। संविधान में 2019 की स्थिति तक 103 बार संशोधन जो है वो हो चुका है, और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो है, यह विश्व का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है। इसके अलावा संविधान में भारत के राज्यों को संघ कहा गया है। याद रखना है, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऐसा नहीं है कि भारत ने राज्यों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जैसा कि किस में होता है, अमेरिका में होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं है राज्यों के साथ। जो राज्य हैं भारत के अभिन्न अंग हैं, नोट करेंगे इसे, जो भारत के राज्य हैं ये भारत के अभिन्न अंग हैं, और इनमें से कोई भी राज्य कभी भी भारत संघ से अलग होने का बात नहीं कर सकता, भारत संघ से अलग होने का दावा नहीं कर सकता कोई भी राज्य। यह भारत के संविधान में लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को आप सभी लोग नोट करके चलेंगे प्यारे बच्चों, कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, और भारत के जो राज्य हैं वो भारत के अभिन्न अंग हैं, और वो कभी भी भारत संघ से अलग होने का दावा नहीं प्रस्तुत कर सकते। इसके अलावा भारत में कहीं भी संघीय शब्द को उपयोग नहीं किया गया है। इस पर बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, है ना। कई बार यूपीएससी में क्या होगा, कुछ 2-3 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, तो उनमें कई जगह आपको संघीय शब्द डाल दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भारत में कहीं, जो हमारा संविधान है, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का जिक्र नहीं होता है, ठीक है। और इस वर्ड पर डेफिनेटली ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बनता है, यूपीएससी के बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये पॉलिटी में पूछना। तो याद रखना है कि कहीं भी हमारे संविधान में संघीय शब्द का जो है वो चर्चा नहीं होती है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इन चीज़ों को, कि जो मूल रूप था इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। और जो वर्तमान स्वरूप है जनवरी की 2019 की हम बात करें तो 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में अब तक 103 बार संशोधन हो चुके हैं, और जो भारतीय संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें सर्वाधिक अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। और आपको इस चीज़ पर गर्व होना चाहिए कि आप भारत के ऐसे देश के नागरिक हैं जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी आज की क्लास खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी गाइज। ठीक है, एक बार आप कमेंट सेक्शन में लाइव चैट के थ्रू जो भी आप बात कर रहे थे उनके आंसर्स मैंने देने की पूरी कोशिश की गाइज। ठीक है, जो भी कमी आपको लगे, जो भी सजेशंस आपको लगे, आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आप सभी के पास है। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का एक डिस्कशन ग्रुप भी है जिस पर आप सभी लोग मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डायरेक्टली। जो भी आपको डाउट है, जिस भी तरह के डाउट हैं जो आपके लाइव सेशन में डिस्कस नहीं होते हैं, वो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। साथ ही आप सभी को पता है कि हम जो हैं वो एक लाइव क्लास हमेशा लेते हैं आपके डाउट को शेयर करने के लिए, तो वो वहाँ भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी देना चाहता हूँ जो कि नॉलेज स्काई 2017@gmail.com। तो इस वेबसाइट, इस जीमेल पर आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो हमें मेल कर सकते हैं। हम आपको 48 आवर्स के अंदर सभी तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। हम 24 घंटे तो नहीं बोल सकते क्योंकि टीम काफ़ी बिजी रहती है दोस्तों, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 48 घंटे के अंदर आप किसी भी तरह के डाउट जो हमें भेजें उसको हम सॉल्व करके दें आपको। तो थैंक यू गाइज वीडियो को देखने के लिए। लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और फ्री एजुकेशन है दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी के साथ सर्कुलेट करें। थैंक यू वेरी मच।